ए लड़की, ऐसे क्या देख रही है? पकड़ ये नाइटी और जाकर साफ सफाई में लग जा। कुछ ही देर में ठाकुर साहब आने वाले हैं। आज रात तुझे समझ आएगा कि जब कोई लड़की यहाँ सजा के तौर पर आती है तो उसकी हालत क्या होती है। सौम्या अंदर से बुरी तरह कांप उठी। उसके सौतेले भाई ने धोखे से बुलाकर इस मासूम लड़की को पंचायत के फैसले पर बलि चढ़ा दिया था। वो नहाकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, सामने दक्ष ठाकुर को देखकर हैरान रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि उसी के कॉलेज का प्रोफेसर था। कल ही तो कॉलेज में एक शर्त पूरी करने के लिए वो प्रोफेसर की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान लगा कर आई थी और आज वो हमेशा के लिए उसकी बंधुआ पत्नी बन चुकी थी। तुम तुम बनी बनकर यहाँ आई हो। तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे बदनाम करके रख दिया। दक्ष ठाकुर गुस्से में चिल्लाया। सौम्या रोते हुए उससे माफी मांगने लगी, मगर दक्ष ने बिना कोई रहम दिखाए तुरंत उसके हाथ झटक दिए। जल्दी जल्दी हाथ चला, कमजोर कहीं की। हवेली में बर्तन धो रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रही। हवेली की नौकरानी उसके सिर पर खड़ी होकर चिल्लाई। सौम्या सहम गई। वो फटाफट हाथ चलाने लगी। आज हवेली में उसका पहला दिन था और हर कोई उस पर चील की तरह नजर रख रहा था। सुबह से बिना रुके काम करते करते उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे लेकिन वो अभी सबके झूठे बर्तन साफ करने में लगी थी। भूख के मारे उसकी जान निकल रही थी लेकिन उसे खाने तक की फुर्सत नहीं दी गई थी। जिन नाजुक हाथों से वो कभी डायरी में अपने खूबसूरत सपने लिखा करती थी, आज वही हाथ जूठन और गंदगी से सने थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे उसके पिता कमजोर हुए, वो भी सड़क पर आ गई। सौतेले भाइयों ने अपना असली रंग दिखाया और अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए उसे यहाँ भेज दिया था। पंचायत के फैसले के मुताबिक उसकी शादी जबरन इस हवेली के बड़े ठाकुर से कर दी गई थी। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है, जब वो हॉस्टल से घर लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके सौतेले भाई का फोन आया। वो बेहद घबराने का नाटक करते हुए बोला, तुम जल्दी घर आ जाओ, यह बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। अपने पापा का नाम सुनते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागती हुई घर पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी बर्बादी का मंजर तैयार खड़ा है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही उसकी जिंदगी का रंग यूं बदल जाएगा और एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही होगी। आखिरकार किचन का सारा काम खत्म करके वो थककर अपनी छोटी सी कोठरी में आ गई। थकान के मारे उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके शरीर का एक एक जोड़ दर्द कर रहा था। वो अभी लेटी ही थी कि मुश्किल से 5-10 मिनट बाद वही नौकरानी फिर से उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। ओए लड़की, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है मुझे? बड़ी ठकुराइन ने भेजा है। ये ले कपड़े और इन्हें पहन ले। याद रख, तुझे दिन में यहाँ काम करना होगा और रात को ठाकुर साहब को खुश रखना होगा, चाहे वो पूरी रात तेरे वजूद पर हुक्म चलाए। अब इस हवेली में तेरा यही काम है। नौकरानी की बातें सुनकर सौम्या अंदर तक कांप उठी और हैरान परेशान होकर उसे देखती रह गई। उसे तो इन बातों का पूरा मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। ए लड़की, ज्यादा नाटक मत कर। चल चुपचाप ये कपड़े पहन, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जा। तुझे ठाकुर साहब के कमरे में जाना है। उन्हीं से तेरी शादी हुई है ना? जब वो तुझे अपने कमरे में बुलाएंगे तो तुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है, शक्ल से तू जितनी मासूम बनती है उतनी है नहीं। चल, जो कहा है वो जल्दी कर, वरना बड़ी ठकुराइन से शिकायत करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो नौकरानी बड़ी ठकुराइन की खास चमची लग रही थी। तभी तो ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे खुद इस हवेली की मालकिन हो। सौम्या कांपते वजूद के साथ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने डरते डरते कहा, क्या मतलब है आपका? मैं उनके कमरे में क्यों जाऊं? मेरा सारा दिन काम करते हुए बीता है। थकान से मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। मुझे तो हल्का हल्का बुखार भी लग रहा है और मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं ये कपड़े क्यों पहनूं? लेकिन जैसे ही नौकरानी ने उन कपड़ों को खोलकर उसके सामने रखा, इस मासूम लड़की की मानो सांसें सीने में ही अटक गई। वो बेहद बोल्ड और रिवीलिंग कपड़े थे। आज तक उसने ऐसे कपड़े सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों के किसी रोमांटिक सीन में हीरोइन ने पहने हुए देखे थे। शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। तभी नौकरानी ने एक परफ्यूम उसके हाथ में थमाया और कहा, चल जल्दी से खुद को तैयार कर और बाहर आ। ठाकुर साहब को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब सुनकर सौम्या का पूरा वजूद कांप गया। शर्म और डर के मारे उसे नजरें तक नहीं उठाई जा रही थी। नौकरानी ने उसे देखते हुए दोबारा कहा, क्यों, तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं, जवान लड़की हो और सुना है कॉलेज में भी पढ़ती थी। वहाँ की लड़कियां तो वैसे ही बड़े खुले विचारों की होती है। तुमने तो ये सब पहले ही सीख रखा होगा। एक तो बुखार और दर्द से उसकी हालत पहले से ही खराब थी, ऊपर से आने वाले पलों के डर से उसकी रूह कांप उठी थी।
आज तक किसी गैरमर्द ने उसके जिस्म को छूना तो दूर देखा तक नहीं था, और अब इस जबरन हुई शादी के नाम पर वो दक्ष ठाकुर के बिस्तर की शोभा बनने जा रही थी। वो ठाकुर जो अपनी मर्जी से उसे संबंध बनाने वाला था, जिसके लिए वो दिमागी रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हे भगवान, मुझ पर रहम करना, मुझ पर इतना ही बोझ डालना जितना मैं सह सकूं। ठंडा पानी अपने बदन पर गिराते हुए वो फुट फुट कर रो रही थी। फिर उसने अपनी आंखें रगड़कर साफ की। उसे उस नौकरानी से भी बहुत डर लग रहा था। उन कपड़ों को देखकर तो उसकी जान ही निकली जा रही थी। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने कभी खुद को आईने में भी जी भरकर नहीं देखा था। शायद इस डर से कि कहीं उसे खुद की ही नजर न लग जाए। लेकिन आज इस बोल्ड नाइटी को देखकर वो सोच सोच कर काँप रही थी कि ना जाने उसका पति उस पर कैसे कैसे जुल्म करेगा। वो मना भी तो नहीं कर सकती थी। आज का पूरा दिन जिस तरह डांट और धुतकार सहते हुए बीता था, और घर के नौकर भी जिस तरह उस पर हुक्म चला रहे थे, उससे साफ था कि इनकार करने का मतलब था अपने जिस्म पर और भी बदतर जुल्म सहना। जैसे वो उस बोल्ड कपड़ों को पहनकर बाहर आई, नौकरानी उसे सिर से पांव तक घूरने लगी। सौम्या के लंबे गीले और काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, और नहाने के बाद उसके जिस्म की भीनी भीनी खुशबू उस छोटी सी कोठरी में फैल गई थी। वाह, तू तो खूबसूरत होने के साथ साथ भरे भरे जिस्म की भी मालिक है। तेरे पास वो सारे हुस्न के हथियार है जो किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना दे। मुझे तो लगता है कि ठाकुर साहब तेरे दीवाने ही हो जाएंगे। उसकी गंदी और तीखी नजरों को महसूस करके सौम्या ने तुरंत स्कार्फ से खुद को पूरी तरह ढक लिया। नौकरानी फिर हंसते हुए कहने लगी, तेरा ये रूप देखकर तो मेरे भी दिल में हलचल मच गई है, पर क्या करूं, मेरा वो मनुष्यपति अपनी बीमार माँ को देखने गाँव गया हुआ है, वरना आज रात मैं भी उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेती। खैर, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि आज रात ठाकुर साहब तेरा क्या हाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो पूरी रात तुझे एक पल के लिए भी सोने देंगे। नौकरानी की एक गंदी और बेबाक बातें सुनकर वो कांपती आवाज में बोली, प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए प्लीज प्लीज मुझे मत सुना, चुपचाप मेरे साथ चल। तेरी तारीफ क्या कर दी, तूने तो मुझे अपना हमदर्दी समझ लिया। नौकरानी उसे दक्ष ठाकुर के कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। अब आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना था। आंखों में आंसू लिए थरथराते हाथों से उसने जैसे ही दरवाजे को छुआ, वो खुद ब खुद खुलता चला गया। सुम्मे जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने बैठा वो शख्स दरवाजे की आहट सुनकर उसकी तरफ मुड़ गया। कमरे की मध्यम रोशनी में सामने बैठे इंसान का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने भी उलझन में दरवाजे की तरफ देखा, और जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके होश उड़ गए। वो हैरान परेशान होकर उसे घूरने लगा। दूसरी तरफ सौम्या की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहले से ही दहशत में थी, लेकिन अब तो उसे ऐसा लगा जैसे जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाना चाहती थी। सर, उसके कांपते होठों से मुश्किल से बस यही एक शब्द निकला। सामने बैठा शख्स अपनी पूरी शख्सियत के साथ खड़ा हुआ और उसके करीब आ गया। सीने पर हाथ बांधे दक्ष ठाकुर ने उस लड़की को देखा जो उसकी बीवी बनकर जुर्माने के तौर पर आई थी। दक्ष की आंखों में सौम्या के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, और गुस्से में शब्द चबा चबा कर उसे घूरते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरी बीवी बनकर वनी में आई हो, तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार ना करता। और अचानक उसने सौम्या का हाथ पकड़कर उसे जोर से बिस्तर पर गिरा दिया। सर, सर प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। वो बुरी तरह सिसकने लगी, लेकिन दक्ष पर तो जैसे अपने गुस्से और बदले का जुनून सवार था। शुक्र है भगवान का कि तुम्हारे उस खड़ूस भाई ने तुम्हें आगे पढ़ने की परमिशन दे दी, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हारी शक्ल देखने को भी तरस जाऊंगी। साक्षी उसे कॉलेज में देखकर खुशी से उछल पड़ी। तभी वो थोड़ा इतराते हुए बोली, भाई ने कोई परमिशन नहीं दी है, ये तो पापा की वजह से है कि आज कॉलेज में मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पापा की कितनी लाडली हूँ। मेरे दोनों सौतेले भाई तो इस बात से जल जल कर कोयला हो चुके हैं। खैर, मुझे उनसे क्या लेना देना। जब तक मेरे पापा मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। वैसे तुम बताओ, कॉलेज का माहौल कैसा है? तुम तो 3 महीने पहले ही आ गई थी। तुम्हें तो सब पता चल गया होगा। वो बेहद एक्साइटेड होकर साक्षी से पूछ रही थी, और वो भी उसे कॉलेज की सारी बातें बताने लगी। वे दोनों बातें करते हुए कॉरिडोर से गुजर ही रही थी कि अचानक सौम्या की नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी, जो पूरे एटीट्यूड के साथ चलता हुआ आ रहा था। वो शख्स उसे जहर जैसा लग रहा था। सौम्या ने अपने होठ बीचे और साक्षी की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा, ये बदतमीज जालिम परिवार का बेशरम इंसान हमारे कॉलेज में क्या कर रहा है? वो सामने से आते हुए किसी और के बारे में नहीं बल्कि
खुद दक्ष ठाकुर के बारे में कह रही थी। साक्षी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सर के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम उन्हें पहले से जानती हो? सौम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, ये हमारे ही गांव का है, लेकिन दुश्मन के इलाके का है। हमारी और इनकी खानदानी दुश्मनी चलती आ रही है। अगर मैंने तुम्हें इसके जुल्म के किस्से सुना दिए ना, तो तुम अपने कानों का हाथ लगा लोगी। गांव का बच्चा बच्चा इनसे परेशान है। इन्होंने पूरे इलाके में आफत मचा रखी है, खासकर इसकी माँ ने, जिसे सब बड़े ठकुराइन कहते हैं। वो नफरत से भरे लहजे में दक्ष ठाकुर के बारे में बोल रही थी, लेकिन साक्षी ने तुरंत बात काटते हुए कहा, अरे नहीं यार, दक्ष सर तो बहुत अच्छे हैं, सच में। लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती है, पर वो किसी से फालतू बात नहीं करते, और लेक्चर तो इतना कमाल का देते हैं कि लड़कियां लेक्चर सुनने से ज्यादा बस उन्हें ही देखती रहती है। आखिर ये भी तो कितने हैंडसम। साक्षी ने ठंडी आह भरते हुए कहा। सौम्या ने चिढ़कर मुंह मटकाया, ये ठाकुरों का लड़का अगर इस कॉलेज में है तो मैं इसे यहाँ से निकलवा कर ही दम लूंगी। देखती हूँ ये यहाँ कैसे टिकता है। साक्षी उसका चेहरा देखती रह गई और बोली, यार तुम होश में तो हो ना? लेकिन सौम्या के सिर पर तो जैसे खानदानी दुश्मनी का भूत सवार था। वो गुस्से में बोली, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे इन ठाकुरों से बहुत सारे पुराने बदले चुकाने हैं। कई मौकों पर इन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। दक्ष ठाकुर ने कॉलेज में बड़ी इज्जत बना रखी है ना, देखना अब मैं कैसे इसे यही बदनाम करके रख दूंगी। ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गहरी नफरत साफ दिखने लगी थी। सौम्या अपने नाम की तरह बेहद चंचल और शरारती थी, और उसकी ये शरारत सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लाड प्यार की वजह से थी। उसकी सगी माँ तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी सौतेली माँ के रहमो करम पर भी थी। उसके पापा ने उसकी माँ के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी की थी, लेकिन सौम्या हमेशा अपने पापा की लाडली थी, हवेली की एकलौती और सबसे लाडली बेटी। इसी जिद और नफरत की वजह से जब भी कॉलेज में दक्ष ठाकुर का लेक्चर होता, वो क्लास ही अटेंड नहीं करती थी। साक्षी भी उसकी इस अजीब हरकत से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसने हैरान होकर कहा, पर तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? सौम्या ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें उनके खानदान का अंदाजा नहीं है। हर दूसरे दिन पंचायत बिठाकर अजीब अजीब फैसले सुनाते रहते हैं। कभी किसी लड़की की लाइफ बर्बाद करते हैं, तो कभी किसी की। मेरे सौतेले भाइयों से तो इनकी हमेशा दुश्मनी चलती रहती है। हम लोग उस रास्ते पर पैर भी नहीं रखते जहाँ से ये गुजरते हैं। और अब मैं उसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ जहाँ ये पढ़ाता है। अगर मेरे भाइयों को भनक लग गई ना, तो वो तो सबसे पहले मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। उसकी बातें सुनकर साक्षी को बुरा लगा, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? दक्ष सर तो प्रिंसिपल के सबसे फेवरेट प्रोफेसर है। साक्षी की बात सुनकर सौम्या ने कुछ सोचा, और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, मैं वो करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतने हफ्तों में पहली बार साक्षी के जबरदस्ती खींचकर लाने पर सौम्या दक्ष ठाकुर की क्लास में बैठी थी। वो बेहद बेमन से लेक्चर सुन रही थी। सच तो यह था कि दक्ष ठाकुर पढ़ा बहुत अच्छा रहा था, लेकिन सौम्या को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और सब उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। वो कभी उंगलियों में पेंसिल घुमाने लगती, कभी इधर उधर देखने लगती, तो कभी जानबूझकर पेन को टिक टिक करने लगती। जब इन सब से भी मन भर गया तो वो उबासियां लेने लगी। हद तो तब हो गई जब उसने च्युइंगम निकाल कर चबाना शुरू कर दिया। दक्ष ठाकुर को क्लास में इस तरह के लापरवाह और बदतमीज स्टूडेंट से सख्त नफरत थी। जब उसने सौम्या की इन हरकतों को देखा तो उसका पारा चढ़ गया। वो जोर से चिल्लाया, स्टैंड अप यू, नाम क्या है तुम्हारा? उसके इतना बोलने पर भी सौम्या ऐसे आसपास देखने लगी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। दक्ष ने गुस्से में अपनी किताब टेबल पर पटकी और बोला, ओ हेलो रेड दुपट्टा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, खड़ी हो जाओ। वो चौंकाने का नाटक करते हुए उसे देखने लगी और बोली, क्यों, मैं किस लिए खड़ी हूँ? आखिर क्या क्या है मैंने? दक्ष का तो दिमाग ही घूम गया। ये लड़की आखिर थी कौन? एक तो क्लास में पहली बार दिखाई दे रही थी, और ऊपर से इतना एटीट्यूड। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ सीधे उसके बेंच के पास आया और बोला, कौन हो तुम? नाम बताओ अपना। सौम्या ने चिढ़कर कहा, नाम जानकर क्या करेंगे आप? मेरे लिए अपने घर से रिश्ता भेजना है क्या आपको? उसका ये जवाब सुनते ही पूरी क्लास हैरान रह गई। कुछ स्टूडेंट ने तो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसना शुरू कर दिया था। दक्ष ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और चबाते हुए शब्दों में कहा, मैं दक्ष ठाकुर हूँ। अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस कॉलेज से धक्के मार कर निकलवा सकता हूँ। तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे रोक सके। और वक्त का पहिया ऐसे घुमा कि आज सच में वही हुआ था। अतीत की उन यादों से निकलकर जब वो वर्तमान की हकीकत में आई तो उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। वो फर्श पर घुटनों में सिर दिए रो रही थी।
दक्ष की कही हुई वो बातें आज एक खौफनाक सच बनकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। दक्ष ठाकुर जैसे किसी पागलपन के जुनून में था। उसने सौम्या पर अपना सारा गुस्सा और नफरत निकाल दी थी, जो बिस्तर के एक कोने में बैठी हिचकियां ले लेकर रो रही थी। लेकिन दक्ष का दिल बिल्कुल नहीं पिघला, ना ही उसका रहम खाने का कोई इरादा था। इस लड़की को अपने सामने इस रूप में देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने सौम्या को कुछ भी बोलने या संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने उसे हर पर्दे से आजाद करके अपने करीब कर लिया था और फिर उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाता चला गया। सौम्या का पूरा वजूद दर्द से कांप रहा था। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि पंचायत के फैसले के बाद वो दक्ष ठाकुर की बीवी बनने वाली है, तो मर जाना पसंद करती, लेकिन कभी भी इस शख्स की बीवी ना बनती। तभी दक्ष ठाकुर बेहद सख्त लहजे में चिल्लाया, जाओ अब यहाँ से, मेरा काम हो गया। मुझे इस कमरे में तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। उसकी आवाज में जहर और नफरत खुली थी। सौम्या अपने बिखरे हुए वजूद को समेटकर खड़ी हुई। वो अपने हाथों से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष की नजरों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। वो उसे घूरते हुए बोला, मुँह क्या देख रही हो? क्या चाहती हो कि दोबारा तुम्हारे साथ वही सब करूं? निकलो यहाँ से। तुम्हें यह देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है। सौम्या डर के मारे उसे ये भी नहीं कह पा रही थी कि वो बेड पर छुटे अपने कपड़ों को उठाना चाहती है, जिनके ऊपर खुद दक्ष बैठ चुका था। जब दक्ष को इस बात का एहसास हुआ, तो उसने उसकी कमीज उठाकर बेरहमी से उसकी तरफ उछाल दी। ये देखकर सौम्या और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा और ये शख्स उससे इस हद तक बदला लेगा। और रह रहकर कॉलेज के उस पलों को कोस रही थी जब उसने दक्ष के साथ वो शरारत की थी, जिसका बदला आज उसे अपना सब कुछ गंवाकर भुगतना पड़ रहा था। उस स्कार्फ से खुद को लपेटकर वापस अपनी छोटी सी कोठरी में आ गई। वॉशरूम में जाकर वो ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई और उसके आंसू एक बार फिर पानी के साथ बहने लगे। हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो तूने मेरे नसीब में ऐसी नरक जैसी जिंदगी लिख दी? वो हिचकियां लेते हुए रोई जा रही थी। एक तो ये खानदान पहले से ही उसका दुश्मन था, क्योंकि एक कातिल की बहन थी। ऊपर से दक्ष ठाकुर, जो कॉलेज में उसका प्रोफेसर था और जिसके साथ उसने एक छोटी सी शरारत की थी। इस भयानक दर्द और तकलीफ के बीच उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसकी रूह जैसे जख्मी हो चुकी थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, उसने उठकर अपने हाथ मुंह धोए और कोठरी के कोने में भगवान की एक छोटी सी तस्वीर के सामने दिया जला दिया। कोठरी के दूसरे कोने में रहने वाली बूढ़ी नौकरानी अब भी करवट लिए गहरी नींद में सो रही थी। सौम्या ने आंखें बंद की और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। अपने दिल का सारा दर्द और शिकवे शिकायतें बयां करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान के आगे रोकर उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। पूजा खत्म करके उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थकान और दर्द की वजह से वो फिर से सो गई। दिन चढ़ गया पर उसकी आंख नहीं खुली। अचानक किसी ने उसके वजूद पर पैर से जोर की ठोकर मारी तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वाह महारानी जी, अपने बाप के घर में सो रही हो क्या, जो इतने मजे से तान कर सोई हो? इस हवेली की सारी नौकरानियां सुबह 6 बजे उठकर काम में लग जाती है और तू इतने आराम से अब तक सो रही है। चल उठ, कामचोर कहीं की, सीधे किचन में चल। अगर मैंने बड़ी ठकुराइन से तेरी एक भी शिकायत कर दी ना, तो तुझे इतना मारेंगे कि महीने भर तक तेरे जख्म ठीक नहीं होंगे। वही कड़वे और तीखी जुबान वाली नौकरानी उसे नफरत से घूर रही थी। सौम्या सहम कर खड़ी हो गई। वो नौकरानी बड़ी गंदी नजरों से सौम्या की चाल को देख रही थी, जो सिर्फ एक ही रात में बदल चुकी थी। सौम्या के लड़खड़ाते कदमों को देखकर नौकरानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जानबूझकर सौम्या की कमर पर एक मुक्का मारा और बोली, ओ मैडम, ये कौन सा तरीका है चलने का? ठीक से चल। ये तू लड़खड़ा कर क्यों चल रही है? हाँ, वो हकीकत बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वो जानबूझकर सौम्या के जख्मों को कुरेदने के लिए ये सब पूछ रही थी। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए और वो दर्द के मारे करा उठी। तभी नौकरानी उसके कान के बिल्कुल पास आई और धीरे से बोली, लगता है कल रात ठाकुर साहब ने तुम पर जरा भी रहम नहीं खाया है। हाय, कहाँ वो लंबे चौड़े मजबूत बदन वाले ठाकुर साहब और कहाँ तो छोटी सी नाजुक छुई हुई लड़की। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब तो हर रात तेरे साथ यही सब होगा। देखना, कुछ ही दिनों में तेरा बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाएगा। यही तो ठाकुरों की शान है, वो अपनी औरतों का यही हाल करते हैं। नौकरानी के गंदे ताने सुनकर सौम्या का जी चाह कि वो उस औरत का मुंह ही नोच ले। इस औरत की अपनी भी तो जवान बेटियां होंगी, अपनी औलाद होगी। लेकिन हवेली की वफादारी में यह औरत इतनी आंधी हो चुकी थी कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसी घटिया बातें करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। आज हवेली में सौम्या का दूसरा दिन था, लेकिन अभी से उसका दम घुटने लगा था, क्योंकि वे अजनबी घर के माहौल को अच्छे से समझ चुकी थी। वो चुपचाप किचन में आए और काम में लग गए।
इस डरावनी चेहरे वाली नौकरानी का नाम कमला था, जो हवेली के बाकी सभी नौकरों पर रौब झाड़ती थी और उसके हर हुक्म को सौम्या बिना कुछ बोले पूरा कर रही थी। वैसे तो सौम्या को घर के काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, इसलिए जब दोपहर में कमला ने उसे रोटियां बनाने को कहा, तो उसे रोटियां गोल और ठीक से नहीं बन पाई थी। ये देखकर कमला गुस्से से पागल हो गई और उसने जलते चूल्हे से गर्म चिमटा निकालकर सीधी सौम्या की नाजुक हथेली पर रख दिया, जिससे सौम्या की एक दर्दनाक चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा दक्ष ठाकुर उस चीख को सुनकर चौंक गया, क्योंकि वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वह सब कुछ छोड़कर तुरंत कमरे से बाहर आ गया। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सौम्या फर्श पर मछली की तरह तड़प रही थी। उसका दुपट्टा जमीन पर गिर चुका था और वो अपने जले हुए हाथ को पकड़कर रो रही थी। दक्ष तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी सामने अपनी माँ को देखकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए, क्योंकि माँ के साथ हवेली की बाकी औरतें भी खड़ी थी और बड़े मजे से तमाशा देख रही थी। ये देखकर दक्ष ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, क्योंकि उसे इस घटिया हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे खुद पर शर्म आने लगी। उसने खुद से कहा, दक्ष, तुम भी तो एक जानवर ही निकले, क्योंकि उस लड़के ने कॉलेज में तुम्हारे साथ जो भी किया था वो तो बस एक शरारत थी, लेकिन कल रात तुमने उसके साथ जो किया, क्या वो सही था? ये सोचते हुए खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह डर से छटपटाती हुई सौम्या ने जब दक्ष ठाकुर को अपनी तरफ आते देखा, तो उसके दिल को कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिली थी, क्योंकि उसे लगा था कि दक्ष उसके पास आएगा, उसे संभालेगा और उस जालिम नौकरानी को डांटेगा, क्योंकि आखिर वो उसका पति था और इस नरक जैसे घर में वही उसका इकलौता हमदर्द हो सकता था। लेकिन जैसे ही दक्ष के कदम बीच में ही रुक गए और वो मुड़कर सीधे बाहर के दरवाजे की तरफ चला गया, तो सौम्या की गलतफहमी भी दूर हो गई कि कोई उसकी मदद करेगा। दक्ष के दिल में भी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी और ये कड़वा सच जानकर सौम्या अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। दक्ष चुपचाप फैक्ट्री के लिए निकल गया और दूसरी तरफ सौम्या जब अपनी जली हुई हथेली के साथ दोबारा बर्तन धोने लगी, तो पानी और गंदगी की वजह से उसका दर्द और जलन और भी ज्यादा बढ़ गए। बेबसी में उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन हवेली में किसी को भी उस पर जरा सा भी रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जुर्माने के तौर पर आई हुई लड़की थी और ठाकुरों के खानदान में ऐसी लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही घटिया सुलूक किया जाता था। अब ये जुल्म उसकी किस्मत में लिख दिया गया था, जिन्हें शायद कोई नहीं मिटा सकता था। रात को बूढ़ी नौकरानी सावित्री ने इस मासूम लड़की पर तरस खाकर चुपके से उसकी हथेली पर मरहम लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। जैसे ही रात का 1 बजा, कमला फिर से उसकी कोठरी में आकर उसके सिर पर खड़ी हो गई और सख्ती से बोली, तुझे तो अब तक खुद ही ठाकुर साहब के कमरे में पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तेरा रोज का काम है कि मेरे कहे बिना ही उनके कमरे में चली जाया कर। भले ही तू उनकी बीवी बनकर जुर्माने में आई है, लेकिन फिर भी तुझे रोज रात को उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी बड़ी ठकुराइन का अधूरा काम पूरा होगा। सौम्या को कमला के जुल्म का अच्छे से अंदाजा था, इसलिए वो बिना कोई बहस किए एक ही बार कहने पर तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वो तो एक नाजुक कली थी जिसे सिर्फ 2 ही दिनों में बुरी तरह मसल दिया गया था, और उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से कितनी डरी हुई है, क्योंकि वो जानती थी कि आगे कमरे में भी एक जालिम बैठा है, जो ना जाने आज फिर उसके साथ क्या सलूक करने वाला है, जिसने कल रात ही अपनी बेइंतहा शिद्दत से उसे निढाल कर दिया था। सौम्या ने डर के मारे अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में कसकर दबोच रखा था। इसी डरे हुए अंदाज में वो दक्ष ठाकुर के कमरे में दाखिल हुई। दक्ष ने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा, तो उसे साफ महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, और उसके इस बदले हुए रूप को देखकर वो खुद भी हैरान था, क्योंकि कॉलेज में तो वो हमेशा हंसती मुस्कुराती और चंचल अदाएं दिखाती एक अलग ही लड़की थी, जबकि यहाँ उसका यह डरा हुआ रूप देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा देखकर दक्ष ने उसे अपने पास बुलाया, यहाँ आओ मेरे पास। सौम्या बेहद डर कर धीरे धीरे चलते हुए उसके बेड के कोने पर जाकर बैठ गई, जहाँ उसकी नजरें शर्म और डर के मारे जमीन पर गड़ी हुई थी, और उसे अपनी दोनों हथेलियों का दर्द अभी तक महसूस हो रहा था। दक्ष ने जैसे ही आगे बढ़कर उसके हाथ थामे, तो सौम्या के मुंह से दर्द के मारे एक हल्की सी चीख निकल गई, जिसे देखकर दक्ष ठाकुर ने पहली बार बहुत हमदर्दी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बहुत तकलीफ हो रही है? मैं मरहम लगा दूं? दक्ष के लहजे में अचानक ये नरमी महसूस करके सौम्या हैरानी से उसका चेहरा देखती रह गई, और तभी दक्ष ने पास का ड्रावर खोलकर कोई दवा निकाली। सर, सर प्लीज मेरे साथ कल वाला सलूक मत कीजिएगा। वह आंखों में आंसू लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। दक्ष को अपनी तरफ इतनी संजीदगी से देखता पाकर उसका सब्र टूट गया और वो फुट फुट कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, सर प्लीज, मैं मर जाऊंगी, मुझे कल बहुत दर्द हुआ था,
और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज मुझे फिर से वो दर्द मत दीजिएगा। सौम्या ना जाने क्यों उसे रहम की भीख मांग रही थी, जबकि दक्ष बस चुपचाप उसे देखता ही रह गया। वो सोच रहा था कि क्या ये वही चंचल लड़की थी जिसके चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं होती थी। सिर्फ 2 दिनों में ये किस कदर मुरझा गई थी। शायद इस हवेली के लोग थे ही इतने जालिम कि जो भी इनके चुंगल में आता उसका यही हाल होता था। सौम्या की ये बातें सुनकर दक्ष अंदर तक शर्मिंदा हो गया। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था, फिर ना जाने क्यों एक रात के लिए इतना जुनूनी और जानवर बन गया था। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रहा और फिर संजीदगी से बोला, लेकिन तुम ये भी मत भूलो कि तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसके बाद समाज में मेरी कितनी बेइज्जती हुई। तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। दक्ष का गुस्सा महसूस करके सौम्या और भी ज्यादा रोने लगी और बोली, पर मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे इस तरह आपके सामने लाकर खड़ा करेगी। मुझे शुरू से ही पता था कि ठाकुरों की हवेली में बहुत जुल्म होते हैं और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। वो रोते हुए अपने होठों को दांतों तले दबा रही थी, जिसे देखकर दक्ष का दिल चाहा कि वो उसे रोके ताकि वो अपने नाजुक होठों को और दर्द ना दे। तभी उसने बहुत नरमी से सौम्या के चेहरे पर हाथ फेरा, तो किसी जख्मी परिंदे की तरह डर कर पीछे हट गई, क्योंकि वो कल रात का सुलूक अभी तक नहीं भूल पाई थी। उसे इस तरह डरते देखकर दक्ष ने शांत लहजे में कहा, फिक्र मत करो, कल रात बस तुम्हें अचानक सामने देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। कम से कम तब तक जब तक तुम्हारी ये तकलीफ पूरी तरह दूर नहीं हो जाती। ये कहते हुए उसने सौम्या के दोनों नाजुक हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उस वक्त स्वभाव के प्रोफेसर का यह नरम बर्ताव देखकर हैरान थी और उसका डर अब थोड़ा कम होने लगा था। तभी दक्ष ने साइड टेबल पर रखा दूध का ग्लास सौम्या की तरफ बढ़ाया और कहा, चलो इसे पूरा पीकर खत्म करो। सौम्या इस कदर डरी हुई थी कि उसने एक ही सांस में वो सारा दूध पी लिया। वो अच्छे से जानता था कि इस लड़के ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, लेकिन इसके बावजूद एक बात आज भी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि पूरे कॉलेज के सामने इस लड़की ने कैसे उसे जलील किया था। दक्ष ठाकुर को पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अमीर था। उसके पास इतना पैसा था कि अगर उसकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाती तो भी वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह अपने परिवार के बाकी मर्दों की तरह अनपढ़ बनकर नहीं रहना चाहता था। इसके अलावा उसे दूसरों को पढ़ाने का भी बहुत शौक था, इसलिए उसने शहर के कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। वहां से उसे जो सैलरी मिलती थी उतना पैसा तो हर महीने अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों में बांट देता था। लेकिन बस इसी एक शौक को पूरा करने के लिए वो कॉलेज जाता था, जिसे सौम्या ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जब दक्ष ने सौम्या को थोड़ा नॉर्मल होते देखा तो उसने अपना लहजा नरम रखते हुए पूछा, अच्छा, अब मुझे सच बताओ कि तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया था। दक्ष ये पूछते ही सौम्या का चेहरा शर्मगी से लाल हो गया और वो पुराना वक्त याद आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सौम्या को वो वक्त याद आने लगा जब उसने दक्ष के साथ शरारत करने का फैसला किया था और उसकी बात सुनकर साक्षी मुंह खोले बस उसे ही देखे जा रही थी। साक्षी बार बार कभी उसका कंधा खींचती तो कभी उसे झुंझुड़ कर रख देती, क्योंकि सौम्या से ज्यादा तो साक्षी डरी हुई लग रही थी। वो बार बार सौम्या से यही कह रही थी, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या करने जा रही हो। यकीन मानो, अगर तुम दक्ष सर के हाथों पकड़ी गई ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम खुद ही तो कहती हो कि प्रोफेसर दक्ष बहुत जालिम परिवार से है। कहीं पंचायत बुलाकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला करवा दिया तो। प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो। तुम्हारे बारे में सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी के चेहरे पर इतना डर देखकर सौम्या जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, अरे यार, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने तुम जैसी डरपोक लड़की को अपनी दोस्त कैसे बना लिया, जो हर वक्त बस डरती ही रहती है। अरे भाई, थोड़ी बहादुर बनो। जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साक्षी अपनी घबराहट को कम करने के लिए पानी की पूरी बोतल मुंह से लगा चुकी थी और उसकी हालत देखकर सौम्या की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अगर उस वक्त सौम्या को जरा सा भी अंदाजा होता कि आगे चलकर इसे एक मजाक की वजह से उसकी जिंदगी में क्या आफत आने वाली है, तो वो भूलकर भी दक्ष के सामने ना आती, बल्कि उसके साय से भी दूर भागती। तभी साक्षी ने पानी पीकर खाली बोतल रखी और दोबारा पूछा, मुझे बताओ तो सही बेवकूफ लड़की, आखिर तुम करने क्या वाली हो। साक्षी उसे इस कदर एक्साइटेड देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। रेड कलर का सूट, सफेद दुपट्टा और पीठ पर बिखरे लंबे काले बाल। सौम्या कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न लड़की नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों शहर के इस खुले माहौल में आकर उसका दिल करता था कि वो एक आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़े। तभी तो आज उसकी तैयारी देखकर साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सौम्या आज बहुत खूबसूरत लग रही थी।
और ऊपर से उसके होठों पर लगी डार्क रेड लिपस्टिक कयामत ढा रही थी। साक्षी ने उसे छिड़ते हुए कहा, आज किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है मैडम? इस पर सौम्या ने उसे आंख मारी और शरारती अंदाज में कहा, तुम बस देखती जाओ कि लिपस्टिक आज क्या कमाल करती है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सामने से दक्ष ठाकुर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही सौम्या फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। साक्षी उसे पीछे से रोकती ही रह गई, लेकिन सौम्या ने उसकी एक ना सुनी और अंधे बनने की एक्टिंग करते हुए जानबूझकर तेजी से जाकर दक्ष ठाकुर से टकरा गई। टकराते ही उसके होठों की लाल लिपस्टिक दक्ष की पीठ पर लग गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, सौम्या ने अपने हाथ में एक खास तरह का क्लिप भी छुपा रखा था, जिस पर पक्का लाल रंग लगा हुआ था। उसने वो क्लिप इतनी चालाकी से दक्ष की गर्दन पर टच किया कि देखने वाले को ऐसा लगे जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने लव बाइट का निशान बना दिया हो। दक्ष को अपनी गर्दन पर हल्का सा दर्द तो महसूस हुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि ये लड़की उसके साथ कितना बड़ा खेल खेल चुकी है। दक्ष ने अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से सौम्या को घूर कर देखा, हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाया था। उसने डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? आपको चलने की तमीज नहीं है क्या? दक्ष के सुनाने पर सौम्या ने शर्मिंदा होने की एक्टिंग की और बोली, सॉरी सर, वो दरअसल मेरा पैर स्लिप हो गया था। ये कहते हुए जल्दी से एक तरफ हट गए, जबकि दूर खड़ी साक्षी ने डर और हैरानी के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि दक्ष की सफेद शर्ट के पीछे लगा वो बड़ा सा लिपस्टिक का निशान और गर्दन की नकली लव बाइट बेहद अजीब मंजर पेश कर रहे थे। दक्ष इन सबसे अनजान सीधा अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया, जहाँ थोड़ी देर बाद कोई लड़की किसी काम से उसके कैबिन में गई थी। इत्तेफाक से तभी कॉलेज के प्रिंसिपल भी दक्ष से मिलने उसके ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को बाहर निकलते देखा और अंदर जाकर दक्ष की शर्ट और गर्दन पर वो निशान पाए, तो उन्हें लगा कि अंदर कुछ और ही कहानी चल रही थी। ये सब देखकर वाइस प्रिंसिपल गुस्से से आग बबूला हो गए। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, देखिए ठाकुर साहब, आप भले ही विदेश से डिग्री लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ हमारे कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा। प्रोफेसर का ये सख्त अंदाज देखकर दक्ष को बहुत हैरानी हुई। सर, आप मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? इस पर प्रोफेसर ने नाराज होते हुए कहा, ये अकेले ऑफिस में कॉलेज की लड़कियों को बुलाना और फिर उनके साथ वक्त बिताना आपको शोभा नहीं देता, और ना ही हमारे कॉलेज में इन सब चीज़ों की इजाज़त है। इससे कॉलेज की रेपुटेशन खराब होगी और हमारी बदनामी होगी। वो दक्ष को खरी खोटी सुनाकर तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चले गए। जैसे ही दक्ष हैरान परेशान अपने ऑफिस से बाहर निकला, तो पूरी कॉलेज के लड़के लड़कियां उसे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। कोई उसे देखकर हंस रहा था, तो कोई उस पर ताने कस रहा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने प्रिंसिपल के सामने भी उसे पूरी तरह बदनाम कर दिया था, जिसे दक्ष का पारा चढ़ गया और उसने प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर गुस्से में कहा, सर, होश में तो हैं आप? मुझे एक भी ऐसा सबूत या वीडियो दिखाइए, क्योंकि कैमरे तो कॉलेज में हर तरफ लगे हुए हैं। मैंने आज तक इस कॉलेज की लड़कियों और यहाँ के स्टाफ को हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है। फिर आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? दक्ष की बात सुनकर प्रिंसिपल आगे बढ़ा और उसने कैबिन में लगे एक बड़े से आईने के सामने दक्ष को ले जाकर खड़ा कर दिया। प्रिंसिपल ने उसकी शर्ट की पीठ पर लगे लिपस्टिक के निशान की तरफ इशारा किया और साथ ही उसकी गर्दन पर मौजूद उस नकली लव बाइट के निशान को दिखाते हुए कहा, अब ये सब क्या है? आप ही बताइए मुझे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि ये निशान कब और कैसे पड़ते हैं। ये सब सुनकर दक्ष के तो जैसे कानों से धुआं निकलने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पीठ और गर्दन पर ये निशान कब और कैसे आए। अपनी बेइज्जती से तंग आकर उसने गुस्से में उसी वक्त अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया और कॉलेज से बाहर निकल आया। रास्ते में जब खुद उसके ड्राइवर ने उसे बताया कि सर, आपकी शर्ट के पीछे लिपस्टिक लगी हुई है, तब जाकर दक्ष को पूरी बात समझ में आई और वो गुस्से और अफसोस के मारे अपना सिर थाम कर रह गया। तभी अचानक दक्ष को वो चालाक लड़की याद आई, जो गलती से उसे टकराई थी। और जब उसने कॉलेज के रिकॉर्ड से उसके बारे में पता लगाया, तो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसी के गांव के दुश्मन कबीले की बेटी है, जो कि एक बिगड़ी हुई और बदतमीज थी। ये जानकर उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन वो तुरंत बदला लेने वाले मर्दों में से नहीं था। नौकरी से इस्तीफा देकर जब वो गाँव वापस आया, तो उसकी माँ ने बहुत खुशी जताई और कहा, मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हें बाहर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। जब अपनी खुद की फैक्ट्री और इतनी ज़मीन जायदाद है, तो क्यों दूसरों के आगे खुद को परेशान कर रहे हो? तुम्हें कॉलेज में पढ़ाने का बहुत शौक था ना, लो हो गया तुम्हारा शौक पूरा। अब चुपचाप या तो शहर की फैक्ट्रियाँ संभालो या गाँव की ज़मीनें। दक्ष ने शहर की फैक्ट्रियों में काम करना चुना, ताकि वो कम से कम हवेली आए। लेकिन वो नहीं जानता था कि किस्मत उसे एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाने वाली थी। वो साजिश थी उसकी दूसरी शादी की, क्योंकि उसकी पहली शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी।
वह हवेली का इकलौता वारिस था, इसलिए अगर उसकी पहली बीवी माँ नहीं बन सकी, तो बड़ी ठाकुराइन उसकी दूसरी शादी ज़रूर करवाती। लेकिन दक्ष को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कबीले के फैसले के बाद उसकी दूसरी बीवी वही लड़की बनेगी जिसने उसे कॉलेज में बदनाम किया था। सौम्या रोते-रोते दक्ष को ये सारी हकीकत बता चुकी थी, जिसे सुनकर दक्ष ने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए और बोला, तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुमने पूरे कॉलेज के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या इज्जत सिर्फ लड़कियों की ही होती है? अगर कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले, तो आफत आ जाती है। पर तुमने मेरे साथ जो किया उसका क्या? सौम्या फूट-फूट कर रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। लेकिन दक्ष ठाकुर, जो पिछली रात गुस्से में उससे बदला ले चुका था, उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और नरमी से बोला, बस करो, अब रोना बंद करो और ये बताओ कि क्या तुमने कुछ खाया है? दक्ष का इतना नरम अंदाज देखकर सौम्या हैरान रह गई और उसने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। वो नौकरानी कमला मुझे कुछ खाने को नहीं देती। वो तो बस पूरे दिन में सबका बचा कुचा झूठा खाना ही मेरे आगे फेंक देती है। सौम्या की बात सुनकर दक्ष को उस पर बहुत तरस आया। वो लड़की पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का रूखा सूखा खाना खा रही थी। वो खुद अपनी जगह से उठा और सीधा किचन में गया, जहाँ उस वक्त कोई नहीं था। फ्रिज में रात का बना खाना रखा था, जिसे उसने ओवन में गर्म किया और प्लेट में निकालकर सीधे सौम्या के पास ले आया। सौम्या तो दक्ष को देखकर हैरान हो रही थी और अंदर ही अंदर उसे अपनी पुरानी हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने इतने अच्छे इंसान के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। वो भूख के मारे जल्दी जल्दी खाना खाने लगी, जिसे आधे चावल उसके मुंह से गिर रहे थे और दक्ष चुपचाप मुस्कुराते हुए बस उसे ही देखे जा रहा था। जब वो खाना खाकर थोड़ी शांत हुई, तब दक्ष ने कहा, चलो अब कमरे की लाइट बंद करो और आराम से सो जाओ। उसकी बात सुनकर सौम्या थोड़ी हिचकिचाई और मासूमियत से पूछने लगी, सो जाओ? क्या क्या आप मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे? दक्ष ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वही सब दोबारा करूं जो कल रात किया था? सौम्या ने डर के मारे तुरंत नाम में सिर हिला दिया, क्योंकि उसका पूरा वजूद अभी भी दर्द कर रहा था। वो चुपचाप बेड के एक कोने में सोने के लिए लेट गई। उस रात के बाद से हालात धीरे धीरे बदलने लगे। अगले 2 हफ्ते तक दक्ष दोबारा उसके करीब नहीं आया, लेकिन वो रोज रात को सौम्या को सुलाता अपने ही बिस्तर पर था। सौम्या का पूरा दिन हवेली के लोगों के ताने और डांट फटकार सुनते हुए गुजरता था, पर रात होते ही दक्ष उसे बहुत सुकून से अपनी बाहों में भरकर सुला देता था। सच तो यह था कि दक्ष ठाकुर में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह हवेली के बड़ों के सामने जाकर सौम्या पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन धीरे धीरे सौम्या के लिए उसकी ये हमदर्दी मोहब्बत में बदलने लगी थी। दूसरी तरफ सौम्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि दक्ष पहले से ही शादीशुदा है। वो दिन भर हवेली के सारे काम करती, लेकिन रात को दक्ष के साथ बिताए वो सुकून भरे पल जब भी उसे याद आते, तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती और उसके होठों पर खुद ब खुद एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती। लेकिन नौकरानी कमला से सौम्या की ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन मौका पाकर उसने पीछे से सौम्या की चोटी पकड़कर जोर से खींची और नफरत से बोली, ओ लड़की, क्या ठाकुर साहब ने तुझे कोई झूठी उम्मीद दे दी है जो तू अकेले में चुपके चुपके मुस्कुराती रहती है? तेरा ये चमकता हुआ चेहरा मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं इस हवेली की वो खास नौकरानी हूँ जो यहाँ के दुश्मनों को अपना ही दुश्मन मानती है। मैं तुझे यहाँ खुश तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। अगर अभी जाकर मैंने बड़ी ठाकुराइन को तेरा ये राज बता दिया ना कि तू अकेले में ना जाने क्या सोचकर खुश होती है, तो गुस्से में तेरा ये खूबसूरत चेहरा ही जलाकर राख कर देगी। कमला की ये धमकी सुनकर सौम्या का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और उसने अपने डर को छुपाते हुए झूठ कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर साहब तो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। वो तो मेरी तरफ ठीक से देखते भी नहीं है। उसकी बात सुनकर कमला हैरान होकर बोली, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तेरे चेहरे पर एक खुशी कैसी? कोई ना कोई राज तो जरूर है। और उसी दिन से वो सौम्या पर और कड़ी नजर रखने लगी। उस रात जब दक्ष कमरे में आया, तो उसने सौम्या के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर सौम्या को अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम उदास मत हो सौम्या, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा, इस हवेली और इस दुनिया से बहुत दूर, जहाँ कोई तुम्हें तकलीफ देना तो दूर, छू भी नहीं सकेगा। दक्ष ये बात सुनते ही सौम्या के मासूम चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई और वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? दक्ष ने बहुत प्यार से उसके गालों को छुआ और मुस्कुरा कर कहा, तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मैं जानता हूँ कि मैं अभी उस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकाल सकूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। लेकिन सौम्या, जिस दिन तुम मुझे वो खुशखबरी सुना दोगी, वही दिन इस हवेली में तुम्हारा आखिरी दिन होगा।
बस उस दिन के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे साथ रहोगी। उसकी ये बात सुनकर सौम्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसी खुशखबरी? दक्ष मुस्कुरा उठा और उसकी नाक को उंगलियों से हल्के से दबाते हुए शरारती अंदाज में बोला, अरे तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो। खुशखबरी का मतलब है कि मुझे तुमसे एक प्यारा सा बच्चा चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा खूबसूरत। ये सुनते ही सौम्या शर्म से पानी पानी हो गई और उसने शर्माकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। वो थोड़ी गंभीर होकर मासूमियत से बोली, पर ये नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो सहमते हुए बोली, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। मैंने लोगों से सुना है कि बच्चा पैदा करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। इतना दर्द कि कई लड़कियां तो मर भी जाती है। एक तो इस हवेली में आने के बाद मैंने पहले ही इतने जुल्म सहे हैं और अब मुझे वो जानलेवा दर्द भी सहना पड़ेगा। मैं तो सच में मर ही जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही दक्ष ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दिया और कहा, बेवकूफ लड़की, एक ऐसी अजीब बातें कर रही हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, समझी? मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दे सकता। जब वो वक्त आता है ना, तो भगवान हिम्मत भी खुद ब खुद देता है। मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा और तुम्हारा ऐसा ट्रीटमेंट करवाऊंगा जिससे तुम्हें जरा भी दर्द महसूस ना हो। दक्ष उसे एक बच्चे की तरह समझा रहा था। उसने मुस्कुराकर सौम्या के करीब आते हुए कहा, मेरी खातिर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी इस घर में तुम्हारा हक और मजबूत होगा। वो उसे बहुत सी बातें समझा रहा था, क्योंकि उन दोनों की उम्र में अच्छा खासा फासला था। सौम्या उसके कंधे पर सिर टिकाए अपनी छोटी छोटी बातें शेयर कर रही थी और वो रात उन दोनों के लिए बेहद खूबसूरत गुजर रही थी। लेकिन मासूम सौम्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगले दिन वो हमेशा की तरह किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। तभी अचानक आंधी तूफान की तरह एक औरत अंदर दाखिल हुई और सीधे सौम्या के सिर पर आकर खड़ी हो गई। वो औरत नफरत से घूरते हुए सौम्या को देख रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे स्लैब पर रखी कांच की एक प्लेट उठाई और इतनी जोर से फर्श पर दे मारी कि सौम्या खौफ के मारे कांप उठी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। तभी उस औरत ने जमीन से कांच का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा उठाया और सीधा सौम्या की तरफ बढ़ने लगी। सौम्या डर के मारे पीछे हटती हुई दीवार से जाकर चिपक गई। वो खूंखार औरत हाथ में कांच का टुकड़ा लिए धीरे धीरे सौम्या के करीब आ रही थी और उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि आज वो सौम्या की जान लेने के इरादे से आई है। इससे पहले कि वो औरत सौम्या पर हमला कर पाती, अचानक दक्ष ने पीछे से आकर उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया। औरत पागलों की तरह चीखने लगी, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। आज मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे धोखे से मेरे मायके भेजकर यहाँ मेरे पीछे ये सब ड्रामा रचाया गया है ना, मैं आज किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सौम्या खौफ से कांपते हुए समझ चुकी थी कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतन आरती ठाकुर है, जो उम्र में दक्ष से पूरे 5 साल बड़ी थी। सौम्या पहली बार उसे अपने सामने देख रही थी, क्योंकि हवेली के बाकी लोगों से तो मिल चुकी थी, पर आरती यहाँ नहीं थी। आरती गुस्से में चीखते हुए किसी तरह दक्ष की गिरफ्त से छूटी और अगले ही पल उसने आगे बढ़कर दक्ष का कॉलर पकड़ लिया और उसे झिंझोड़ते हुए चिल्लाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? बोलो, मेरे होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिर पर सौतन लाने की? तुमने मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? वहां खड़ी सौम्या बिल्कुल सन्न होकर शौक से इन दोनों को देखी जा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन ही रुक गई हो। उसके कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे कि लड़की दक्ष की पहली बीवी है। सौम्या की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो साफ देख सकता था कि सौम्या की आंखों में उसके लिए जो भरोसा जागा था, अब वो पूरी तरह टूट चुका था। ये बात दक्ष को अंदर तक चुभ गई। उसने गुस्से में आरती के दोनों हाथ पकड़े और उसे झटके से दूर करते हुए कहा, होश में आओ तुम। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? यह कोई साजिश नहीं रची गई है। तुम खुद अपनी मर्जी से मुझसे लड़कर अपने मायके गई थी और पिछले 3 साल से वही बैठी हुई थी। फिर आज अचानक तुम्हें मेरी और इस हवेली की याद कैसे आ गई? तभी शोर सुनकर बड़ी ठकुराइन भी वहां पहुंच गई और आरती को अचानक हवेली में देखकर उनके माथे पर शिकन आ गई। आरती रोते हुए तुरंत बड़ी ठकुराइन के पास गई। दरअसल वो इस बात से हैरान थी कि आरती को आखिर किसने बता दिया कि जुर्माने में आई लड़की की शादी दक्ष से करा दी गई है। आरती रोते रोते बड़ी ठकुराइन से शिकायत करने लगी, माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? इस जुर्माने में आई मामूली लड़की को मेरी सौतन बना दिया। दक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आरती को इस कदर गुस्से में कांपते देखकर बड़ी ठकुराइन ने फौरन उसे शांत कराया और तसल्ली देते हुए बोली,
अरे, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? इस लड़की की तुम्हारे सामने औकात ही क्या है? तुम एक बहुत अमीर बाप की बेटी हो और ये तो बस एक मामूली लड़की है जो इस हवेली में आई है। इस में तो सिर्फ दक्ष के नाम की बीवी है, वरना हम सब मिलकर इस पर हुक्म चलाते हैं और ये कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगी। इसे तो तुम्हारे जूते ही साफ करने होंगे। बड़ी ठकुराइन के मुंह से ये बात सुनकर आरती किसी पागल की तरह सोफे पर बैठ गए और लगातार गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगे, जबकि दक्ष ठाकुर बस खामोशी से उसे घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ सौम्या, जिसे दक्ष ठाकुर से अभी अभी मोहब्बत होने लगी थी, इस सच को जानकर उसका जी चाहा कि उसकी सांसें यही रुक जाए। उसका दक्ष तो उससे पहले ही किसी और का हो चुका था और वो सारी मोहब्बत और शिद्दतें वो पहले ही किसी और पर लुटा चुका था, जबकि सौम्या अब तक यही समझ रही थी कि दक्ष सिर्फ और सिर्फ उसका है और वही उसका प्यार है। सच तो यह था कि आरती को पागलपन के दौरे पड़ते थे। आज से 5 साल पहले जब उन दोनों की शादी हुई थी, तब वो उम्र में दक्ष से काफी बड़ी थी और दक्ष उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दबाव में आकर शादी की थी, क्योंकि आरती उनकी दोस्त की बेटी थी। आरती की इससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन अपनी इस दिमागी हालत और बात बात पर चीजें उठाकर मारने की आदत की वजह से वो किसी भी पति के साथ टिक नहीं पाती थी और कुछ ही महीनों में तलाक लेकर वापस आ जाती थी। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर उसकी माँ इतनी परेशान रहने लगी थी कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और बाप का साया तो आरती के सिर पर पहले से ही नहीं था। इसलिए बड़ी ठकुराइन ने अपनी दोस्त के लिए उसे इस हवेली की बहू बना लिया था। इसके लिए उन्होंने मिन्नतें करके दक्ष को राजी किया था। शादी होने के बाद जब आरती इस घर में आई तो शुरू शुरू में दक्ष उसके बिल्कुल करीब नहीं गया था, लेकिन जब बड़ी ठकुराइन उसे मजबूर करने लगी कि उन्हें जल्द से जल्द हवेली का वारिस चाहिए और वे उन दोनों को खुश देखना चाहती है, तो एक रात दिल पर पत्थर रखकर दक्ष उसके करीब गया। लेकिन जैसे ही उसने आरती को छूना चाहा, उसे तुरंत दक्ष को पीछे धक्का दे दिया और अपने लंबे लंबे नाखून उसके सीने पर मार दिए, जिससे दक्ष के सीने से खून बहने लगा था। वो चीखते हुए बोली थी, खबरदार जो तुम मेरे करीब आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे हाथ भी मत लगाना। दक्ष ने अपनी माँ के कहने पर कई बार उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन आरती ने कभी उसे खुद को छूने तक नहीं दिया था और इसके बावजूद हमेशा यही रोना रोती रहती थी कि उसे औलाद चाहिए, उसे एक बच्चा चाहिए। दक्ष ने जब तंग आकर आरती से कहा कि जब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो क्या बच्चे आसमान से डिलीवर होकर तुम्हारी गोद में गिरेंगे? मगर वो दिमागी तौर पर बीमार औरत हमेशा यही रट लगाए रहती थी कि बच्चे ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। इसी तरह उनकी शादी को 5 साल गुजर गए थे और पिछले 3 साल से तो लड़ झगड़ कर अपने मायके में बैठी हुई थी। ना जाने किसने उसे खबर दी थी कि वो दक्ष की दूसरी शादी की बात सुनते ही भागती हुई हवेली आ गई। फिलहाल बड़ी ठकुराइन ने उसे संभालते हुए तुरंत अपने कमरे में ले गए और नौकरानी से कहकर उसकी दवा मंगवाई, जिसे खिलाकर उन्होंने आरती को अपने कमरे में ही सुला दिया। दूसरी तरफ सौम्या अपनी अंधेरी कोठरी में जाकर फूट फूट कर रोई जा रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो अपने ही हाथों से अपनी जान ले ले। तभी वह दक्ष आ गया। सौम्या को इस कदर तड़पते देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो आगे बढ़ा और सीधा उसकी चारपाई पर बैठ गया। उसे देखते ही सौम्या वहां से हटने लगी, लेकिन दक्ष ने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे वापस वही बिठा दिया और कहा, सौम्या प्लीज मेरी बात सुनो। सौम्या ने रोते हुए कहा, अब सुनने को बचा ही क्या है? मैं तो जुर्माने में आई एक मामूली सी लड़की हूँ। वैसे तो जुर्माने में आई लड़कियों को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं होता, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे लगा था कि मैं आपके प्यार की इकलौती वारिस हूँ, लेकिन मुझसे पहले तो आप किसी और के हो चुके थे। सौम्या की ये बात सुनते ही दक्ष ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे अपनी पहली शादी की बात छुपाई, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें ये सब बता पाता। फिर उसने सौम्या को सारी हकीकत बताई कि कैसे बड़ी ठकुराइन ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी और आरती की दिमागी हालत ऐसी है कि वो उस पर सिर्फ तरस खा सकता है। उसे अपनी बीवी मानकर उसके साथ जिंदगी शुरू करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। उसने सौम्या की आंखों में देखते हुए कहा कि उसने आरती के लिए कभी कोई मोहब्बत महसूस नहीं की और उसकी जिंदगी में प्यार बनकर आने वाली सिर्फ और सिर्फ सौम्या ही है। दक्ष के मुंह से सच सुनकर सौम्या के दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन जिस खूंखार अंदाज में आरती उसकी जान लेने दौड़ी थी, उसके दिल में एक खौफ बैठ गया था कि औरत उसे कभी भी मार डालेगी। तुम फिक्र मत करो, तुम आरती के सामने आओगी ही नहीं। मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द इस हवेली से निकाल कर अपने साथ शहर ले जाओ। इस बात को बीते कुछ ही दिन गुजरे थे। सौम्या पूरे वक्त आरती की नजर से बचकर रहती थी और इन दिनों वो दोबारा दक्ष के कमरे में भी नहीं गई थी। लेकिन एक दिन जब आरती हवेली में टहल रही थी, तो उसकी नजर किचन में काम करती सौम्या पर पड़ गई। उसने वहीं से खड़े होकर रौबदार आवाज में कहा,
ए लड़की, जरा यहाँ आना। सौम्या जैसे ही सहमी हुई किचन से बाहर आई तो आरती सोफे पर पैर फैलाते हुए सख्त लहजे में बोली, चल इधर आ और बैठकर मेरे पैर दबा। सौम्या बेबसी में जमीन पर बैठ गई और उसके पैर दबाने लगी। लेकिन उस वक्त उसे अपने बदन में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी और साथ ही उसका सिर भी चकरा रहा था। वो चुपचाप पैर दबा रही थी कि तभी आरती ने जानबूझकर एक जोरदार लात सीधे सौम्या के सीने पर दे मारी, जिससे सौम्या झटके से पीछे की तरफ फर्श पर गिर गई और दर्द के मारे उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ठीक उसी वक्त दक्ष हवेली के अंदर दाखिल हुआ और उसने सौम्या की वो दर्दनाक चीख सुन ली थी। आरती एक बार फिर सौम्या को ठोकर मारते हुए नफरत से चिल्लाई, क्यों? तुझे क्या लगा था कि तू दक्ष को मुझसे छीन लेगी, उसे अपना बना लेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तेरी औकात इस घर के नौकरों से भी बदतर है। वह फर्श पर पड़ी सौम्या की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखकर दक्ष ने बिना वक्त गवाए तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम कर खड़ा किया और फिक्रमंदी से बोला, सौम्या क्या हुआ तुम्हें? तुम डरो मत, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ये सुनते ही बड़ी ठकुराइन फौरन चिल्लाई कि इसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन दक्ष ने इस बार किसी की एक ना सुनी और वो सौम्या को लेकर सीधे हॉस्पिटल भाग गया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने जब सौम्या का चेकअप किया तो पहले तो उन्होंने दक्ष को खूब डांट लगाई और कहा, इस लड़की की हालत तो देखिए कितनी खराब हो चुकी है। कैसे जालिम लोग हैं आप, आपको अपनी बीवी का ख्याल रखना नहीं आता। ये माँ बनने वाली है और इस नाजुक हालत में इनकी ये कंडीशन है। डॉक्टर के मुंह से बात सुनते ही दर्द से तड़पती सौम्या के चेहरे पर सुकून आ गया कि वो माँ बनने वाली है। और दूसरी तरफ दक्ष की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने तुरंत आगे बढ़कर सौम्या को अपने सीने से लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, बस सौम्या, देखना अब तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि तुम माँ को वो खुशी देने वाली हो जिसके बाद वो खुद तुम्हें अपने सीने से लगा लेगी। दक्ष जैसे ही सौम्या को लेकर वापस घर पहुंचा तो उसके हाथ में मिठाई का बॉक्स था। उसने जब अपनी माँ के पास जाकर उन्हें एक खुशखबरी सुनाई कि वो बाप बनने वाला है तो बड़ी ठकुराइन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सारी नफरत भुलाकर फौरन आगे बढ़ी और उन्होंने प्यार से सौम्या का माथा चूमते हुए कहा, लड़की, तुम नहीं जानती कि आज तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दे दी है। दूर खड़ी आरती जब अपनी आंखों के सामने ये मंजर देख रही थी तो गुस्से और जलन के मारे उसका खून खोल उठा। वो पागलों की तरह आगे बढ़ी और उसने अपने दोनों हाथों से सौम्या के बाल पकड़कर उसे घसीट लिया और सौम्या पर झपटते हुए खूंखार अंदाज में चीखने लगी, तेरी ये हिम्मत? तुम कौन होती हो मेरे दक्ष के करीब आने वाली? और सिर्फ मेरे हैं। आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि आरती कुछ कर पाती दक्ष ने फौरन आगे बढ़कर उसे सौम्या से दूर किया और एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो गुस्से में दहाड़ा, शटअप, जस्ट शटअप। बहुत देख लिया तुम्हारा ये पागलपन। इतने सालों से तुम जैसी दिमागी बीमार औरत को मैं सिर्फ बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब बात मेरे बच्चे की आ चुकी है। माँ, अगर आपको इसे अपने पास रखना है तो शौक से रखिए, लेकिन मैं अब इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। इसने 5 साल तक मुझे मानसिक तौर पर टॉर्चर किया है और इसका इलाज करवाने के बजाय इसे जबरदस्ती मेरे सिर पर मर दिया गया था। लेकिन अब मैं इसका कोई भी लिहाज नहीं करूंगा। आरती दोबारा सौम्या को मारने के लिए आगे बढ़ी तो दक्ष ने ढाल बनकर सौम्या को अपनी बाहों में छिपा लिया। उसने तुरंत नौकरों से कहकर सौम्या के सारे कपड़े पैक करवाए और अपनी माँ से साफ लफ्जों में कहा, मैं सौम्या को अभी शहर लेकर जा रहा हूँ और ये वही रहेगी जब तक कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। बड़ी ठकुराइन उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि दक्ष अगर एक बार कोई फैसला कर ले तो फिर उसे कोई नहीं बदल सकता। दक्ष सौम्या को लेकर शहर वाले फ्लैट में आ गए, जहाँ पहुंचकर सौम्या ने जिंदगी में पहली बार सुकून की सांस ली। शुरू शुरू में तो कई रातों तक ठीक से सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसे हर वक्त यही डर सताता रहता था कि कहीं नींद में अचानक आरती आकर उस पर हमला ना कर दे। लेकिन धीरे धीरे दक्ष की मोहब्बत और परवाह ने उसका एक खौफ हमेशा के लिए दूर कर दिया था। वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। उसने उसकी देखभाल के लिए नौकरानियां रख दी थी और वो खुद भी उसका बहुत ख्याल रखता था। इसी तरह पलक झपकते ही 9 महीने गुजर गए और सौम्या ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डिलीवरी के वक्त दक्ष पूरे समय लेबर रूम में सौम्या के साथ मौजूद था, क्योंकि सौम्या बहुत डरी हुई थी और दक्ष ने डॉक्टरों से पहले ही कह दिया था कि वो अपनी बीवी के करीब रहेगा। बच्चों की पहली किलकारी सुनते ही दक्ष की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये खबर मिलते ही बड़ी ठकुराइन भी तुरंत शहर पहुंच गई। अपने सामने 2-2 पोतों को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब सौम्या बच्चों को लेकर घर पहुंची तो बड़ी ठकुराइन ने अपने खानदान की कीमती जेवरात उसके सामने लाकर रख दी। बहू, ये सब कुछ आज से तुम्हारा है। तुम नहीं जानती कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है।
हवेली के लोगों का ये बदला हुआ रूप और इतना प्यार देखकर सौम्या अंदर तक निहाल हो गई कि चलो बच्चों की खातिर ही सही पर कम से कम बड़ी ठकुराइन ने उसे इस घर की बहू तो स्वीकार कर लिया था। बड़ी ठकुराइन दोनों पोतों को अपनी गोद में उठाए बेहद खुश दिख रही थी। तभी उन्होंने सौम्या की तरफ देखा और कहा, बता लड़की, आज तुम मुझसे क्या चाहती है? तू जो कुछ भी मांगेगी मैं खुशी खुशी तुझे देने को तैयार हूँ। बोल, क्या चाहिए तुझे? सौम्या ने अपनी कांपती हुई पलकें उठाकर सामने बैठी बड़ी ठकुराइन को देखा और धीरे से पूछा, मैं जो कुछ भी मांगूंगी क्या आप सच में मुझे देगी? बड़ी ठकुराइन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तू जो कहेगी मैं सब कुछ तेरे कदमों में रख दूंगी। सौम्या ने गहरी सांस ली और बहुत संजीदगी से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव से ये बनिया और पंचायत का ये काला कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। आए दिन मर्दों की आपसी लड़ाई और जरा सी ऊंच नीच की सजा बेटियों को देकर जो उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, ये सब अब रुकना चाहिए। आखिर मर्दों की झगड़ों में औरतों को क्यों घसीटा जाता है? गलत फैसलों की वजह से न जाने कितनी बेकसूर लड़कियों की जिंदगी नरक बन चुकी है। आप खुद एक औरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप औरतों का दर्द समझें और उनका साथ दें। इस गांव में लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज बनवाए। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगी तभी गांव वाले आपकी इन पोतों को दिल से आशीर्वाद देंगे, वरना आप भी जानते हैं कि लोग पीठ पीछे इन्हें बद्दुआ ही देंगे। सौम्या की ये बात सुनकर बड़ी ठकुराइन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि सौम्या ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और सौम्या के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पूरे गांव में बहुत बड़े पैमाने पर ऐलान करवाया गया। दूसरी तरफ आरती पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, इसलिए उसे इलाज के लिए पागलखाने भेज दिया गया। और इसी मौके पर बड़ी ठकुराइन ने गांव से हमेशा के लिए पंचायत और वनी का रिवाज खत्म करवा दिया। सौम्या पूरे मान सम्मान के साथ वापस हवेली आ चुकी थी, जहां उन दोनों बच्चों के आने से पूरी हवेली में रौनक और खुशियां लौट आई थी। और दक्ष ठाकुर अब सौम्या को पहले से भी कई गुना ज्यादा प्यार करने लगा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं